नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे निदान स्थान का थर्ड चैप्टर जो कि है गुल्म निदान। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि गुल्म निदान में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जाएंगे। उसका निदान है, पूर्व रूप है, संप्राप्ति है, लक्षण है, फिर भेदानुसार निदान है, लक्षण है। तो ये सारी चीज़ हम लोग एक शॉर्ट में देखेंगे और समझने के प्रयास करेंगे। तो गुल्म निदान कुछ इस प्रकार है कि अब गुल्म निदान की व्याख्या की जाएगी जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखे थे कि ये रोग का उत्पत्ति कैसे हो रहा है। तो दक्ष प्रजापति के जो यज्ञ विध्वंस हुए थे उसी में जैसे कि ज्वर उत्पत्ति हुआ। फिर ज्वर उत्पत्ति में देखे थे कि भाई कोप नामक बालक का जन्म होकर फिर उसके बाद रक्तपित्त का पड़े थे। अब उसके रक्तपित्त तो ज्वर और रक्तपित्त के बाद फिर क्या हुआ, गुल्म रोग की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ये इसमें कहा गया। उसके बाद फिर देखते हैं कि गुल्म की संख्या संप्राप्ति। तो यहाँ है टाइप्स ऑफ गुल्म दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट चैप्टर में ज्वर में हम लोग देखे थे ना कि भाई संप्राप्ति है तो संप्राप्ति का भेद कौन सा है। तो चलो जल्द रिकैप करते हैं कि संप्राप्ति कितने था। तो संप्राप्ति चरक अनुसार 6 था, भागवत के अनुसार 5 था, जो कि हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट चैप्टर में। तो चरक कौन कौन 6 बताए थे, संख्या बताए थे, प्राधान्य बताए थे, विधि बताए थे, विकल्प बताए थे, बल और काल। ठीक है, ये 6। इसमें से भागवत विधि नहीं माने थे, यही हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। और संख्या संप्राप्ति में हम लोग क्या देखे थे कि अष्टो ज्वरा, ठीक है ना, सप्त कुष्ठ, इस प्रकार का हम लोग देखे थे कि संख्या संप्राप्ति माना थे। तो वही देखा जा रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, पंचगुल्म। इट मीन्स क्या, ये संख्या संप्राप्ति है। तो हम लोग ऐसे समझेंगे कि संख्या संप्राप्ति कैसे है। तो 5 गुल्म कौन कौन से हैं, तो टाइप्स हम लोग देखेंगे। तो क्या है, बातज गुल्म है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है और एक एक्स्ट्रा है रक्तज गुल्म। ठीक है, तो अब इसमें क्या, इसको टाइप्स में हम लोग कैसे देखेंगे। तो हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट कवर कर लेते हैं कि क्या है टाइप में। तो हम लोग गुल्म के भेद कैसे याद करें। तो गुल्म के भेद, तो इसका ये है कि चरक जो थे, चरकानुसार कितना था, 5 था। उसके बाद क्या क्या था इसका, बात, पित्त, कफ, दोष, फिर एक रक्तज और सन्निपातज, ये 5 हो गए। और उसके बाद बाघभट्ट और सारंगधर, इसलिए ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी पूछ देता है कि मान के चलिए ऐसे। तो ये पीजी का हो गया एमसीक्यू, बट हम लोगों को अगर अभी टेकअप कर पा रहे हैं तो ठीक है। फिर बात प्लस 5 ये चरक का और 3 जो था वो द्वंद्वज था, बात पित्त। ये भी देखेंगे कि कहाँ दिया हुआ है, द्वंद्वज का जिक्र करता है आचार्य चरक, लेकिन बताते नहीं है कि द्वंद्वज को हम लोग टाइप्स में बांटेंगे, क्योंकि वो कहता है कि द्वंद्वज का चिकित्सा जो होता है वो एकल दोष के आधार पे ही करते हैं। तो इसीलिए चरक जी नहीं माने थे। बाकी भागवत 8 दिए थे। ठीक है, अब ये हो गया संख्या संप्राप्ति। तो संख्या संप्राप्ति में क्या क्या पढ़े कि कौन से होते हैं। तो बात गुल्म बात गुल्म, पित्त गुल्म, श्लेष्म गुल्म, निश्चय गुल्म का मतलब, कहने का मतलब यहाँ क्या है कि सन्निपातज गुल्म। ठीक है, और उसके बाद सोनित गुल्म। ठीक है, सोनित मतलब रक्तज। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ पर अलग अलग द्वंद्वज एवं सन्निपातज का वर्णन नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार के संयोग में कुछ विशेषता नहीं होती है। अतः पृथक रूप में बताए हुए 200 रोगों की चिकित्सा ही संयुक्त कर द्वंद्वज या सन्निपातज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चरक जी का मानना था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि गुल्म की विशेषता समझने के लिए अग्निवेश का प्रश्न क्या था। ठीक है, इस प्रकार कहते हुए भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने पूछा कि हे भगवान, 5 गुल्म की विशेषता तो हम कैसे जाने, क्योंकि औषध को जानने पर भी जो वैद्य रोगों की विशेषता को ना जाने तो वह चिकित्सा करने में समर्थ नहीं होता है। अर्थात क्या कि अब ये पूछ रहे हैं कि पहले तो पूछे कि भाई गुल्म का व्याख्या कीजिए। तो गुल्म का क्या व्याख्या, वो भेदानुसार कर दी। अब बताते हैं कि भाई भेद अनुसार हम लोग कैसे जानेंगे कि भाई ये बातज है, पित्तज है। ठीक है, कि और कैसे हमको औषधि देना चाहिए, किस प्रकार से चिकित्सा करना चाहिए, तो इसके बारे में भगवान पूछते हैं। तो अब क्या है निदान, अब उसके बाद बताते हैं कि कैसे है। तो अब निदान पंचक के गुल्म के भेद, मतलब धीरे धीरे भेदानुसार निदान पंचक है, लक्षण है, संप्राप्ति, ये सारे का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा कि हे अग्निवेश, समुत्थान, पूर्व रूप, लिंग, वेदना, उपशय आदि की विशेषता से गुल्मों और अन्य रोगों का ज्ञान हो जाता है।
गुल्म में कहे गए इस ज्ञान को सुनो। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि निदान पंचक से गुल्म के भेद मतलब कि भेदानुसार निदान पंचक देखेंगे। तो अब ये है कि बात गुल्म है, फिर पित्त है, तो अब इसमें क्या है कि हम लोगों को क्या याद रखना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए एक क्या कह सकते हो कि अगर याद रहा तो ठीक है, लेकिन अगर एमसीक्यू में पूछ रहा है, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि गुल्म का मान के चलो कि अगर पूछ रहा है निदान, तो एक अगर बातज दोषानुसार निदान लिखना है तो एक कॉमन पैटर्न होता है कि अगर बात दूषित हुआ है या पित्त दूषित हुआ है या कफ दूषित हुआ है, तो उसका जो क्या क्या निदान सेवन होगा तभी वो दोष दूषित होगा। तो एक कॉमन पैटर्न ही आचार्य हर जगह बताते हैं कि बातज में ये निदान है, बाकी रोग आपका कोई भी हो, ठीक है ना, तो वो कॉमन पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हर एक रोग में अगर दो दोषानुसार भेद बताते हैं तो उसके बाद क्या उसमें दिया गया उसके जिक्र में हम करेंगे। तो उसका क्या निदान है इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है ना। तो भेदानुसार, तो अब क्या है, बातज निदान है, पित्तज निदान है। तो आहार में क्या क्या है, रुक्ष लघु शीत आहार का सेवन करना है। रस जो होना चाहिए कसाय और तिक्त होना चाहिए। विरुद्ध भोजन होगा तो बात दूसरी, और शुष्क शाक होगा, बल्लूरक बोलते हैं, ये सब है। फिर बात कुपित जन्य आहार का अति सेवन। तो ऐसे पॉइंट करके आप यूनिवर्सिटी में लिख सकते हो, ठीक है। फिर व्यायाम है, बिहार है। तो बिहार में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या क्या देखेंगे, तो इसमें यह है कि अति व्यायाम, अति मैथुन, वेग धारण, विषम शयन, बमन, विरेचन, बस्ती, नस, नक्त, मोक्षण, इनके अति योग है, ठीक है। फिर लंघन कर्म है, उपवास है। फिर शरीर में क्षोभ उत्पन्न करने वाली सवारी है, मतलब कि अति भ्रमण, ये सब नहीं करना चाहिए। रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। ये सब जो हो गया क्या, ये बातज निदान का ये है। अब है क्या है, मानस है। तो मानस में क्या क्या है, शोक है, अभिघात है और चिंता है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से चीज़ें रहती है तो हम लोग समझेंगे कि ये मानस है, ठीक है। अब है पित्तज निदान। तो पित्तज निदान में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई कि उष्ण है, तीक्ष्ण आहार होना चाहिए, क्षार होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए, विधायी अन्न सेवन का होना है। इससे क्या होगा, पित्त दूषित होगा। फिर रस में कौन से होना चाहिए, तो अम्ल, लवण, कटु रस, ठीक है। अजीर्ण भोजन या अध्यशन करने से, दाह उत्पन्न करने वाले साग सब्जी से, ठीक है। अन्न वो मांस का सेवन से। फिर सूरा का सेवन, सोबीर का अधिक सेवन करने से भी होता है, ठीक है। अब है बिहार, अति आतप सेवन, वो अन्न लायास। फिर है अत्यधिक श्रम, ठीक है। फिर मानस में क्या चल जाएगा, क्रोध, लोभ आदि, वो अन्न द्वेष से, ठीक है। तो ये कॉमन पैटर्न है कि भाई आहार कैसा हो, तो बातज का क्या होगा, रुक्ष लघु शीत आहार सेवन होगा। यही पित्तज का क्या हो जाएगा, उष्ण तीक्ष्ण कट्ठा विदाही अन्न सेवन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और रस में अम्ल लवण हो गया, अजीर्ण में भोजन करने से, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग कफज निदान के लिए। तो कब्ज, हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, कफज निदान देख रहे थे। तो कफज निदान का भी वही है कि आहार कैसा हो, गुरु स्निग्ध, पिच्छिल, शीतल, नमकीन, खट्टा आहार का अधिक सेवन होगा। रस में कौन होना चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण रस सेवन। तो इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि हम लोग सामक पढ़े थे ना कि भाई बातज में, बात रोग में क्या सामक देते हैं, पित्त में क्या देते हैं, कफ में क्या देते हैं। तो 1 2 3 था, 4 5 6 था, और यहाँ TMK था, ठीक है ना। तो बस रस सेवन इसका अपोजिट देख रहे हैं। 1 2 3 है तो इसका चला जाएगा 4 5 6 प्रकोपित करने में। TMK है तो इसके अलावा चला जाएगा 4 5 6 है। तो वही है, कॉमन पैटर्न यही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि भाई ये है, ठीक है। अब है कफज निदान में क्या है कि भाई गुरु स्निग्ध है, उसके बाद फिर पिच्छिल है, शीतल है, भोजन होगा, नमकीन का अधिक सेवन होगा। फिर रस में क्या है, मधुर, अम्ल, लवण हो गया। फिर चावल से बने पदार्थ, ईख, दूध, तिल, उड़द, गुड़, ये सब क्या है, कफ को बढ़ाते हैं। फिर दही हो गया, छाछ का अधिक सेवन हो गया। फिर अति मात्रा में भोजन करने के बाद पानी पीने से हो जाएगा। फिर बिहार में क्या है भाई कि दिवा स्वप्न करोगे तो कफ बढ़ जाएगा। अति प्रसन्न भी नहीं रहना चाहिए। फिर परिश्रम ना करना, अधिक परिश्रम नहीं करना, अतिश्रम नहीं लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो अतिश्रम, ठीक है। मानस में क्या है, ईर्ष्या, भय, अन्न से द्वेष, ये सबसे क्या हो जाए, कफज का वो होता है। तो अब देखेंगे कि भाई निदान हम अब पढ़ना में आसानी होगा, जहाँ एक्स्ट्रा होगा वहाँ से हाईलाइट कर लेंगे, बाद बाकी हम लोग उसी चीज़ को करेंगे। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, हाईलाइट कैसे करेंगे।
तो जब बात प्रधान पुरुष विशेषकर ज्वर, वमन, विरेचन और अतिसार इन किसी भी एक रोगियों से पीड़ित होकर क्षीण हो जाता है, और बात का क्षीण हो जाता है, ये पहला हो गया। ठीक है, अब फिर क्या है कि बातकारक आहार द्रव्यों का अधिक सेवन करता हो, वहाँ देख ले। फिर अति शीत, वहाँ भी देख चुके हैं। फिर विहार का सेवन करता हो, अति शीत आहार विहार का सेवन करता हो। फिर स्नेहन और स्वेदन क्रिया के बिना हो विरेचन द्रव्यों का सेवन करता हो। ठीक है, इट मीन्स क्या कि इसके बिना मतलब कि स्नेहन स्वेदन क्रिया के बिना ही विरेचन द्रव्यों का सेवन करता है। ठीक है, फिर अब क्या है, वमन का वेग आ नहीं रहा हो, बलात्, ठीक है, वमन का वेग आ नहीं रहा हो, बलात् वमन करने के प्रयास करता हो, अपान वायु का वेग, मूत्र, ये तो देख लिए, वेग आधारण, मल के आए हुए वेग को रोकता हो, ये भी देख लिए। तो इसमें देखो हाईलाइट कहाँ, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। अत्यंत भोजन करने के बाद नूतन जल अधिक पीता हो, ठीक है, अथवा शरीर में क्षोभ करने वाली, ये भी देख चुके थे। अति मैथुन, अति बयान, अधिक मद्यपान, ये भी देख, अति शोक भी देख लिए थे, आघात भी देख लिए थे, विषम भोजन, विषम शयन, ये सब भी देख ही लिए थे। ये सब कॉमन पैटर्न है। अधिक भ्रमण, ठीक है, इस प्रकार किसी दूसरी भी क्रिया को विषमता से अधिक रूप में सेवन करता तो उस मनुष्य के शरीर में उपयुक्त अपथ्य सेवन से वायु कुपित हो जाती है। ठीक है, इसमें देखें कि भाई ज़्यादातर कॉमन पैटर्न है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे पहले लिखना है कि जब बात प्रधान पुरुष विशेषकर ज्वर, वमन, विरेचन और अतिसार इन किसी भी एक रोग से पीड़ित होकर क्षीण हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ये कॉमन पैटर्न है कि ये अलग है बात गुल्म का कि अगर बात प्रधान पुरुष विशेषकर अगर ज्वर से, वमन से, विरेचन किसी या अतिसार से, ये चार चीज़ से अगर वो पीड़ित होकर क्षीण हो जाता है, उसके बाद अगर ये सब सेवन करता है तो उसको बात गुल्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ और देखे थे, क्या था कि स्नेहन और स्वेदन क्रिया, ठीक है ना, कि बिना ही ये विरेचन द्रव्यों का सेवन करता हो। ठीक है, अब डायरेक्ट विरेचन तो देते हैं ना, पहले स्नेहन स्वेदन करवाते उसके बाद ही है। तो ये 2 पॉइंट आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हो इसमें। बाद बाकी मुझे नहीं लगता है, बाद बाकी ये कॉमन पैटर्न पे ही है। ठीक है, और हाँ ये याद रखना है बस, ज्वर विरेचन ये इसको विशेष बनाता है, और कुछ तो है नहीं इसमें। स्नेहन स्वेदन का एक होगा, हाँ, असहन स्वेदन विरेचन पैबती। ठीक है, ये 2 हाईलाइट कर लो बस श्लोक में। ठीक, अब है गुल्म की संप्राप्ति। तो गुल्म की संप्राप्ति किस प्रकार से है कि तो देखेंगे आचार्य क्या आप बताते हैं। इस प्रकार कुपित हुआ वायु महास्रोत, महास्रोत मतलब जीआईटी से हम लोग कोरिलेट करते हैं, अर्थात अमाशय, अपक्वाशय आदि स्थानों में जाकर रुक्ष होने के कारण कठिन होकर और व्याप्त होकर पिंड के रूप में बनकर अपना स्थान हृदय, बस्ती, दोनों पार्श्व और नाभि को बनाता है। वह पिंडकार गुल्म शूल उत्पन्न करता है, अनेक तरह की लंबी, चौड़ी और गोली ग्रंथियां उत्पन्न करता है और स्वयं पिंडाकार होता है। पिंडकृत होने से इसे गुल्म कहते हैं। तो गुल्म नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये पिंडाकार होता है। ठीक है, तो कारण क्या हो गया कि भाई ये कारण है कि भाई नाम कैसे पड़ा, ठीक है ना, तो भाई पिंडीकृत होता है, तो इसके कारण अब संप्राप्ति है। तो संप्राप्ति भी हम लोग एक कॉमन देख लेंगे कि बात का क्या है, निदान तो देख लिया कि बात पित्त कफ का, चलो ठीक है, इसमें से जो एक्स्ट्रा निदान होगा। अब संप्राप्ति में क्या करेंगे गुल्म का, तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट लिखी हुई है, इसको देखेंगे। पहले तो निदान सेवन करेंगे, बातज निदान सेवन करेंगे, ठीक है, और जो कुपित होगा तो उसी के अकॉर्डिंग निदान सेवन को होगा। ठीक है, अब महास्रोत, तो यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर क्या है कि महास्रोत, ठीक है, तो यहाँ पे आचार्य श्लोक में महास्रोत लिखते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई अमाशय, पकवाशय आदि स्थानों में जाकर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ 2 चीज़ें बातें हैं कि पित्तज में देखोगे और कफज में देखोगे तो वहाँ अमाशय के देशे लिखते हैं, और इसमें भी वही लिखते हैं, कफज में ही। ठीक है, तो इस मतलब समझना है कि वहाँ अमाशय में जाकर वहाँ महास्रोत का जिक्र नहीं किए हैं। ठीक है, अब यह क्या है कि महास्रोत में जाके बात जो होता है अपना गुण के कारण, रुक्ष वो कठिन होने के कारण कुपित हुए वायु को पिंड रूप में बनकर, अब पिंड कैसा हो सकता है, तो लंबा हो सकता है, ठीक है ना, चौड़ा हो सकता है, ठीक है, उसके बाद फिर गोल हो सकता है और स्वयं पिंडाकार होता है। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है कि क्या क्या हो सकता है, तो लंबा, लेंथ, ब्रेथ और गोला, ऐसे करके याद रख सकते हो। ठीक है, अब क्या है गुल्म स्थान में जाकर, अब गुल्म स्थान क्या क्या होते हैं ये भी हम लोगों को याद रखना है कि गुल्म स्थान क्या होते हैं। तो गुल्म स्थान हमारे क्या दिया हुआ है कि हृदय दिया, हृदय,
बस्ती, दोनों पार्श्व, दोनों और नाभि। ये क्या है कि बेसिकली यहीं पे जाके गुल्म आश्रय होते हैं और ज़्यादातर यहीं पे आपको मिलेंगे कि गुल्म का उत्पत्ति भी मान के चलिए इस जैसे जगह पे ही रहता है। तो गुल्म के स्थान को अगर पूछे कि क्या है क्या क्या है, तो हृदय, बस्ती, दोनों पार्श्व और नाभि। VVIP है, इसको याद रखना। सॉरी, नाभि। ठीक है। अब फिर उसके बाद गुल्म स्थान पे जाकर मतलब इस जगह पे जाके, ठीक है, इस जगह पे जाके वो क्या करता है कि अपना बात का दिखा देता है लक्षण, सुल्म उत्पन्न करेगा। फिर सुल्म उत्पन्न कर, इसी प्रकार से बातज गुल्म की संप्राप्ति है। अब पित्तज में क्या देख लेंगे, तो पित्तज में भी वही है कि भाई पैतिक आहार विहार रखोगे तो निदान सेवन करोगे तो पित्त। और याद रखना कि यहाँ गुल्म में ना बिना बात को तो कुपित होना ही है, क्योंकि पिंड बनाना है, तो बिना पिंड जो है बात के बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे तो इसलिए हर चीज़ में याद रखना, अगर कफ है तो कफ तो लिखना है, साथ में बात भी लिखना, पित्त है यहाँ पर तो बात भी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बताए थे कि पित्त और कफ में क्या आ जाएगा, अमाशय के देश, मतलब अमाशय में जाकर और बातज के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वेदनाओं को उत्पन्न करता है और उस प्रकार से पित्तज गुल्म की उत्पत्ति है। वही सेम है, निदान सेवन है, कफ तो होगा ही प्रकोपित, साथ साथ बात को भी करेगा। फिर अमाशय में जाकर सेम बातज जैसा जो भी शूल उत्पन्न करता है, जो भी लक्षण है, उस प्रकार से ये कफज गुल्म की व्याख्या करते हैं आचार्य यहाँ पे। तो वही लिखा हुआ है कि फिर से हम लोग देखते हैं। कुपित हुआ वायु महास्रोत मतलब अमाशय और पक्वाशय आदि स्थानों में जाकर रुक्ष होने के कारण कठिन होकर व्याप्त होकर रूप में बनकर अपना स्थान हृदय, बस्ती, दोनों पार्श्व, नाभि को बनाता। वह पिंडकार गुल्म सुल्म उत्पन्न करता है, ठीक है। पिंड कैसा कैसा हो सकता है, लंबी भी हो सकती है, चौड़ी भी हो सकती है, गोली ग्रंथियाँ भी हो सकती है। इस प्रकार से होता है गोली ग्रंथियाँ और पिंडाकार, खुद अगर नाम ही ऐसा है गुल्म है तो पिंडाकार और गोली ग्रंथियाँ भी हो सकती है। मतलब 4 चीज़ के बारे में बताते हैं आचार्य यहाँ पे, उसके आकार के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों का बात गुल्म के लक्षण के बारे में बताते हैं आचार्य, तो वो किस प्रकार से। तो लक्षण को हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली रोगानुसार ही देखेंगे, जिस प्रकार से संप्राप्ति देखें तो लक्षण का क्या है पढ़ते हैं हम लोग, बात गुल्म के लक्षण। उसके बाद देखेंगे कि क्या कहाँ नहीं समझ में आएगा। यह वायु बार बार पिंडाकार गुल्म को विस्तृत और संकुचित करता है और अनियंत्रित रूप से कभी अधिक कभी कम वेदना उत्पन्न करता है। इट मीन्स क्या कि जो पिंड बना है, ठीक है ना, जो पिंड बना है, ठीक है ना, वो क्या करेगा कि बात है तो बात का लक्षण तो होगा, कभी विस्तार रूप में फैल जाएगा, कभी यही छोटा रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो जब बड़ा होगा तब तो दर्द देगा और जब छोटा हो जाएगा तो कम दर्द देगा। बस वही आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि बार बार पिंडाकार गुल्म को विस्तृत करता है जो कि वायु के कारण हो रहा है और संकुचित भी करता है और अनियंत्रित रूप से कभी अधिक और कभी कम वेदना को उत्पन्न हो तो गुल्म समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ विषमता वायु में चल गुण के कारण होती है, ठीक है ना। बार बार जैसे अंगों पर चींटी चलने ऐसा ज्ञान होता है, ठीक है। फिर अंग प्रदेश में तोद, सुई जैसा सवन, भेद, स्फुरन, आयाम, संकोच, शून्यता, हर्ष, इन सब भावों को क्षण में होना और क्षण में नाश हो जाना, वेदना उत्पन्न करने होने वाले गुल्म से पीड़ित रोगी अपने को सुई या अंकुश से विक्षित हुआ समझते हैं। सायंकाल में ज्वर हो जाता है, मुख सूखने लगता है, श्वास रुकने का सा प्रतीत होता है, रोमांच अधिक होता है, ठीक है। तो ये सब लक्षण बताते हैं आचार्य, ठीक है। तो इसमें कैसे देखेंगे कि भाई पॉइंट वाइज हमको क्या क्या इसमें याद रखना है। तो पहला तो याद रखना है कि वायु के कारण संकुचित और विस्तृत होने के कारण कभी कम और कभी अधिक वेदना उत्पन्न करती है। फिर ठीक है ना, अंगों पर बार बार कैसे महसूस होगा कि चींटी चल रही हो, ठीक है। फिर अंग प्रत्यंग में तोद उत्पन्न होगा, ठीक है ना, और ये सब लिख लेना है। फिर ये सब भाव का स्फुरन, आयाम, संकोच, तोद और भेद तो लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये स्फुरन, आयाम, संकोच, सुप्ति, रहस्य के इन भावों का क्षण में होना और क्षण में नाश हो जाना, कभी अच्छा लगेगा, कभी कुछ नहीं लगेगा, कभी बहुत अच्छा लगेगा। ये सब भी थोड़ा सा मानसिक लक्षण होगा, ठीक है। फिर वेदना उत्पन्न होने पर गुल्म से पीड़ित रोगी अपने को सुई मतलब कि
यहाँ बात प्रधान है तो यहाँ दर्द भी कैसी होगी, तो सुई जैसी होगी, ठीक है ना। और सायंकाल में ज्वर हो जाता है, ठीक है, सायंकाल में ज्वर हो जाना, मुख का सूखना, ठीक है ना, श्वास रुकने का सा प्रतीत होता है, रोमांच अधिक होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों को इसका लक्षण समझना चाहिए। अब क्या है कि भाई इसमें अब ये जो आगे दिया हुआ है वो उपद्रव दिए हुए है, ठीक है ना। ये सब सारे चीज़ जो है उपद्रव दिए हुए हैं, तो इसको भी देखेंगे कि उपद्रव क्या क्या है, ठीक है, देख ही लेते हैं। तो हम लोग उपद्रव को इस प्रकार से किए हैं। तो अब क्या है बातिक गुल्म का, ठीक है। आप अगर आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट या आपके काम का कुछ भी लगता है, थोड़ा सा भी लगता है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इधर भी ये चीज़ें थी और ये है, ठीक है। ठीक, अब बातिक गुल्म का क्या क्या उपद्रव है, तो प्लीहा का बढ़ जाना, आटोप, आंध्र कुंजन, विपाक, उदावर्त, अंगमर्द, मन्या, सिर, शंख में शूल, रोग आदि, ठीक है, ये सब होते हैं। ये सब क्या है उपद्रव है, ठीक है। यही तो दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है, ब्रधन रोग आदि है, ठीक है। तो ये बातज गुल्म की है, तो वही दिया हुआ है यहाँ पे भी कि प्लीहा का बढ़ जाना है, फिर आटोप है, पेट में गुरगुराहट है, फिर विपाक है, अन्न में अविपाक है, फिर उदावर्त है, ठीक है ना, अंगमर्द, मन्या, सिर और संघ प्रदेश में शूल, फिर ठीक है ब्रधन रोग है आदि गुल्म के उपद्रव है, ठीक है, ये सब है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है 8वां, तो 8 पढ़ लिए थे, एक 9 क्या है लक्षण, त्वचा, नख, नेत्र, मुख, मूत्र, मल क्या हो जाते हैं काले, लाल और परुष। परुष मतलब रुक्ष हो समझा जाना चाहिए, आई थिंक परुष का मतलब रुक्ष ही है जहाँ तक याद है, हाँ, काले, लाल और परुष हो जाते हैं। ये सब बात गुल्म के बताए हुए कारणों से अधिक और उसके विपरीत सेवन से लाभ का होना या बात गुल्म का लक्षण है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया क्या क्या 9 क्या था बात गुल्म का। पहला तो विस्तृत और संकुचित जो बात के बारे में बार बार पिंडाकार हो रहा है, उसके कारण वेदना, अधिक कम वेदना, कभी कम वेदना, ठीक है, या विषमता। और फिर दूसरा क्या था कि अंगों में चींटी जैसा चलने जैसा होगा। फिर तीसरा क्या है कि अंग में तोद भेद ये सब होगा। फिर स्फुरन, सुप्ति, संकोच जैसा, कभी ये सब भाव कभी अच्छे क्षण में होगा, कभी नहीं होगा। फिर वेदना उत्पन्न करेगा गुल्म से, फिर जो कि सुई जैसा होगा, ठीक है ना। सायंकाल में ज्वर आ जाएगा, मुख सूखने लगेंगे, साथ श्वास रुकने सा प्रतीत होगा, रोमांच अधिक होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद उपद्रव बताया था। फिर 9वां क्या है कि ये सब त्वचा, नख, नेत्र, मुख, मूत्र का काले, लाल और परुष हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ में अगर आपको आई थिंक 9 देखा है ना, इसमें 5 से भी याद रखेंगे तो आप एग्जाम में अगर ऐसे क्यों का आ रहा है और बाद बाकी अगर MCQ में है तो आप अच्छे से पिकअप कर सकते हैं। अब क्या है पैतृक गुल्म के निदान। तो पैतृक गुल्म के निदान वही है जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। सेम पित्तज निदान है, इसको एक बार देख लेना है, उसके बाद फिर इसको पढ़ना है। फिर क्या क्या है, अब इसमें क्या बता रहा है आचार्य, पहले बताए हुए ज्वर, बमन, विरेचन आदि कारणों से जब शरीर कृश हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला तो हर जगह लिखना है क्या, बमन, विरेचन आदि सार से जब कृश हो जाएगा और उसके बाद ये सब आहार का सेवन करेंगे तो गुल्म की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो वही है, पहले यहाँ पे भी क्या लिखना है, पहले यही बातज में भी यही था कि जो पहले बताए हुए ज्वर, बमन, विरेचन आदि कारणों से जब शरीर कृश हो जाता है, ठीक है ना। तो पुरुष तरे तू कृष्ण, ठीक है, कृश हो जाता है। उसके बाद अगर पित्तज, तो पित्तज में जो हम लोग पढ़े हुए अम्ल, लवण, कटु, क्षार, उसमें दूषित मध का सेवन, शाक, खट्टे फलों का सेवन, दाव उत्पन्न करने वाले शाक, अन्न, मांस का सेवन, ठीक है। अजीर्ण में भी भोजन अध्यसन करने से, आमाशय के रुक्ष होने पर बार बार बमन का सेवन, ठीक है। आए हुए बेगों को रोकता हो बेग धारण, तेज हवा एवं तेज धूप का अत्यधिक, ये सब देख चुके हैं। पुरुष के शरीर में वायु के साथ पित्त प्रकोपित हो जाता है। तो यहाँ पे नया क्या है, तो यहाँ पे भी 2 ही पॉइंट नया है और जो कि कहा जाए तो एक ही है, क्योंकि ये चीज़ तो हम बातेज में पढ़ ही लिए थे, ठीक है, कृष्णता वाला वही सेम यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे कि अमाशय में रुक्ष होने पर बार बार बमन का सेवन, बमन आदि कारकों का सेवन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पैतृक गुल्म का
निदान हो गया, ठीक है। अब इसके बाद संप्राप्ति। तो संप्राप्ति में हम लोग देख लिए थे कॉमन संप्राप्ति क्या क्या है, लेकिन एक बार फिर भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इस प्रकार प्रकुपित हुए पित्त को वायु अमाशय के एक भाग में एकत्रित कर जो बात गुल में कहे हुए उन्हीं भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करता है, और ये है संप्राप्ति, ठीक है ना। इस प्रकार से उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो संप्राप्ति इस प्रकार से लिख देना, निदान सेवन बात बिना बात को के साथ ये अपना करेगा इन्हें, फिर अमाशय में जाकर, हाँ अमाशय के देश से देखते हैं यहाँ पे श्लोक में एक चीज़, हाँ देखो यहाँ क्या है, अमाशय के देश है, यहाँ नहीं लिखा है महास्रोत, ठीक है ना। तो हमको यहाँ समझना है कि अमाशय के देश है किस में बताए थे, पित्तज में बताए थे, ठीक है। अब उसके बाद लक्षण है, तो लक्षण में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है, उसके बाद फिर देखेंगे कैसे याद करेंगे इसको। पित्त पेट, हृदय, छाती और कंठ में दाह उत्पन्न करता है, ये तो नॉर्मल है, पित्त है। तो विदा युक्त होने पर वह रोगी धुएं के समान खट्टा डकार लेता हो, ठीक है, जलन हो गया, डकार हो गया। उसके गुल्म स्थान में जलते हुए, दुखते हुए, धुआं निकलते हुए की तरह या एवं बाष्प निकलने की तरह ज्ञात होता। तो अब देखेंगे कि गुल्म का क्या क्या पढ़े थे स्थान, तो हम लोग 4 पढ़े थे, क्या क्या, हृदय, नाभि, ठीक है ना, फिर पार्श्व, और क्या था एक बस्ती, हाँ। तो ये स्थान है, तो इस स्थान में जाके फिर से क्या क्या जलने जैसा, दुखने जैसा, धुआं निकलते हुए या बाष्प निकलने की तरह ज्ञान होता हो, तो उसको समझेंगे कि ये पित्तज का लक्षण है। फिर उस स्थान पर स्वेद आता है, चलो ये भी है, स्वेद आना पित्त का है। गीला प्रतीत होता है, शिथिल मालूम होता हो, स्पर्श सहन नहीं होता, कुछ रोमांच भी होता है, ज्वर, चक्कर, छबदू, अधिक प्यास लगना, गला सूखना, तालू का सूखना, मूर्छा, अतिसार, ये सब पित्त के उपद्रव हैं, ठीक है ना। यहाँ से ज्वर से जो है उपद्रव है। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था कि काले, लाल और क्या था, पौरुष। तो यहाँ पे क्या है, त्वचा, नख, नेत्र, मुख, मल हरे रंग और हल्दी तक की तरह हो जाता, ठीक है ना। वहाँ क्या था, काले, लाल और पौरुष, यहाँ पे ये है। तो कुछ चीज़ें तो आप वहाँ से एक चीज़ याद है तो आप कोरिलेट करके दूसरे का भी लक्षण लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार पित्तज गुल्म के बताए हुए कारणों से, रोगों से, सेवन से लाभ होता है, उनके भिन्न कारणों के सेवन से लाभ होता है, इस पैथिक गुल्म कहते हैं, ठीक है। ये देखते उपद्रव, उपद्रव यहाँ पे क्या था, ज्वर है, भ्रम है, छबदू है, पिपासा है, गला, तालू, मुख, शोष है, मूर्छा है, अतिसार, ये 7 इधर है। और श्लेष्मिक का कोई उपद्रव शायद नहीं बताएं, ठीक है ना, तो श्लोक में तो हमको नहीं दिखा, तो यही है। तो प्लीहब है, आटोप है, आंध्र कुंचन है, विपाक, उदावर्त, अंगमर्द, मन्या, सिर सूक्ष्म, ये ब्रहण रोग, ये सब बातें का, और इसका याद रखना है, ज्वर, भ्रम, छबदू, प्यापासक, गला, तालु, मुख, शोष, मूर्छा, अतिसार। इसको ऐसे ही रिपीट करके याद करो, क्योंकि इसका अगर हम लोग ट्रिक देखते हैं, ट्रिक उसी का देखते हैं कि जो ज़्यादा जगह कम है, ये नहीं कि ट्रिक बना लिए एग्जाम में गए भूल गए। तो इसको अगर ऐसे याद, थोड़ा सा बातिक लक्षण है उस प्रकार से, ये थोड़ा सा पैथिक है, तो इस प्रकार से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। और इसमें क्या क्या लक्षण में हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ से था पित्त, पेट, हृदय, छाती में दाह का उत्पन्न, ठीक है ना, पहला। फिर डकार, खट्टा, ये डकार का उत्पन्न, ठीक है ना, लेना, धुएं, जो कि धुएं और खट्टा के समान होगा, ये दूसरा हो गया। फिर गुल्म के स्थान पे दिखते हुए कि भाई गुल्म के स्थान पे, ठीक है ना। फिर उसको उस स्थान पे क्या आएगा, स्वेद आता हो, प्रतीत होगा, ठीक है ना, शिथिल मालूम होगा, ठीक है, रोमांच होगा, ये सब 5-6 ये पैथिक गुल्म के लक्षण है, ठीक है। अब पैथिक गुल्म के लक्षण हो जाने पे एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि यह गुल्म यह गुल्म बस्ती स्थान को छोड़कर होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बस्ती नहीं लिखे थे और हम लोग स्थान में
क्या, यह गुल्म बस्ती स्थान को छोड़कर होता है। और हम लोग यहाँ पे, हाँ, तो याद रखना है कि पैतृक में क्या होता है, बस्ती नहीं होता है, ठीक है, बाद बाकी तीनों होता है। तो यह गुल्म बस्ती स्थान को छोड़ हो, क्यों, क्योंकि संप्राप्ति कहते समय अमाशय के देश से बताकर अमाशय से ही होने की सूचना दी है। और अमाशय जो कि हम लोग देखे थे कि अमाशय के देश से ही लिखना है, वहाँ पर क्या लिखना है कि अमाशय में जाकर। और अमाशय कहाँ होता है, नाभि और हृदय के बीच में बताया गया है, ठीक है। और बात गुल्म को महास्रोत में होना बताया, अतः बात गुल्म बस्ती आदि स्थानों में होता है। और आगे कफज गुल्म का भी अमाशय के देश से ही माना है, अतः कफज और पितज बस्ती में नहीं होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। यह विमर चक्रपाणि सम्मत है, ठीक है। तो हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि पैतृक में और श्लेष्मिक में क्या क्या बस्ती के बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है ना। बाद बाकी वो जो 4 था वो बातज के लिए था, 3 स्थान है पैतृक और श्लेष्मिक का। बाद बाकी कौन सा नहीं है, तो बस्ती नहीं। बस्ती क्यों नहीं है, क्योंकि अमाशय के देश से बताए थे। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। फिर है कफज गुल्म के निदान, फिर वही देखना है। तो इसमें क्या नया है ये देख लेते हैं। क्रिस करने वाले ज्वर बमन आदि कारणों से क्रिस होने पर अधिक भोजन, ठीक है, ये हो गया पहला तो क्रिस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या क्या है, गुरु मधुर अति शीतल भोजन से, चावल का एक दूध, ये सब हम लोग देखे। ये मंदक, मद का अति सेवन से, हरे शाकों का सेवन से, अनूप, ओदक, ग्राम्य पशु मांस का, ये सब मलमूत्र को बेग अति मात्रा में भोजन करने पर, अधिक पानी पीने से क्षोभ होता है। बस इसमें यहाँ पे एक ये नया है, वो भी नया बातें नहीं है। कफज गुल्म की संप्राप्ति, बस कफ दोष के बारे में, बाद वाक्य बातिक गुल्म के ही जैसा है, ठीक है ना। इसमें और याद रखना कि यहाँ पे लक्षण के साथ उपद्रव नहीं बताए थे आचार्य, ठीक है। अब लक्षण पे डायरेक्ट जाएंगे। इस प्रकार प्रकोपित हुए वायु, कफ वायु अमाशय के एक भाग में एकत्र कर उसी प्रकार के वेदनाओं को उत्पत्ति करती है जो बात गुल्म में बताई गई है, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि कफज गुल्म में रोगी के शरीर में कफ, शीत ज्वर, आरोचक, अन्न का ठीक ना पचना, अंग मर्द, रोमांच, हृदय रोग, बमन, निद्रा आदि का, आलस के बाद क्या, अस्तमित्य, भारीपन, सिर शुल्क को उत्पन्न करता है। गुल्म के स्थान में स्थिरता, भारीपन, कठोरता, जवगर, शून्यता की और बढ़ा हुआ कफ का श्वास, प्रतिशय, राजक्षमा तथा त्वचा। हाँ, गुल्म के स्थान पे ये सब होता है, अवगाढ़, शून्यता और बढ़ा हुआ कफ का, ठीक है ना, प्रतिशय, राजक्षमा, ये सब होते हैं। फिर त्वचा, नख, नेत्र, मुख मल में श्वेतता उत्पन्न होती है। पहला उधर क्या देखे थे कि हम लोग हाँ, लाल, काले और पौरुष। फिर उसके बाद क्या देखे थे, हरिद्रा वर्ण का। यहाँ पे क्या है, श्वेत वर्ण का। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, ऐसे देखते हैं। पहला तो कफ, रोगी के शरीर में कफ, शीत ज्वर जैसा होगा, आरोचक, अन्न का ठीक ना पचना, अंग मर्द, रोमांच, हृदय रोग, बमन, निद्राधिक, आलस, अस्तमित, भारीपन, शीर्षुल को उत्पन्न करता है। इसको एक बार देखोगे ना तो इस पॉइंट में ज़्यादातर आपको लगेगा कि ये कफज लक्षण है, कि अगर आप में मतलब कि आपको क्या है, कफ आपके शरीर में बढ़ गया तो आपको क्या लगेगा कि थोड़ा शीतता के अनुभव होगी, आरोचक होगा, अन्न का ठीक नहीं पचेगा, क्यों, क्योंकि श्लेष्म दोष बढ़ गया, शरीर टूटा टूटा जैसा लगेगा। फिर रोमांच है, हृदय रोग है, फिर बमन है, उल्टी आने का मन करेगा, निद्रा बहुत आएगी, आलस्य बहुत होगा, अस्तमितता होगा, भारीपन शरीर में रहेगा, सिर भारी रहेगा, सिर शूल भी रहेगा, ठीक है ना, ये सब है। तो इसमें याद करने के ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर गुल्म के स्थान में क्या होगा, अस्थिरता, भारीपन। वहाँ पे क्या था कि पित्तज में कि गुल्म के स्थान पे क्या होता था, दाह जैसा उत्पन्न होता था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, भारीपन, कठोरता, जो कि आप देखेंगे कि ये कफ के गुण के अनुसार लिखा हुआ है और बाद बाकी कुछ नहीं, बढ़ा हुआ। फिर क्या है, कफ का श्वास होगा, प्रतिशय भी होगा, राजक्षमा, ये सब देखने को लक्षण मिलेंगे, ठीक है ना। त्वचा, नख, नेत्र, ये सब श्वेत होगा, श्वेतता, ठीक है ना। ये सब कहे गए निदान में कहे हुए आहार विहार से हानि और उससे विपरीत के लाभकर हो तो कफज गुल्म समझना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा तीनों दोषों का
क्या हो गया, निदान हो गया, संप्राप्ति हो गया, लक्षण हो गया, फिर दोनों का उपद्रव हो गया, तीसरे का उपद्रव नहीं दिया हुआ था। ठीक है ना, हम लोग बात यहाँ पे अभी चरक अनुसार कर रहे हैं। अब त्रिदोषज गुल्म है, तो त्रिदोषज मतलब क्या, सन्निपातज गुल्म। तो सन्निपातज गुल्म में आचार्य क्या बताते हैं कि कुशल वैद्य तीनों दोषों के हेतु और लक्षण के मिश्रित होने पर सन्निपातज गुल्म मानते हैं। यह सन्निपातज गुल्म बात आदि दोषों के परस्पर विरुद्ध चिकित्सा होने से असाध्य है। तो हम लोग देखेंगे कि अभी जो बात पढ़ रहे थे, पित्त पढ़ रहे थे, बात पित्त कफ, ये सब दोष, ये सब क्या है, साध्य हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर सन्निपातज हो जाएगा तो सन्निपातज असाध्य है। अभी तक तो यही देखें, आगे क्या है देखते हैं। फिर रक्तज गुल्म, रक्त गुल्म को तो गर्भाशय में आर्तव के आने की विशेषता से स्त्रियों को ही होता है, पुरुष को नहीं, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं कि भाई क्या है कि रक्तज गुल्म जो होगा वो आर्तव तो सिर्फ स्त्री में होती है, तो आर्तव का रुक जाने से देखेंगे संप्राप्ति कि कैसे रक्तज गुल्म है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रक्तज गुल्म तो गर्भाशय में आर्तव के आने की विशेषता से स्त्री को ही माना गया। ठीक है, कोई होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ, पुरुष को नहीं। अब देखेंगे कि छार पानी यहाँ कुछ कह रहे थे। हाँ, तो इन शॉर्ट यहाँ पे यही दिया हुआ है कि रक्तज गुल्म स्त्री व पुरुष दोनों में होता है। छार पानी का कहना है कि भाई वो स्त्री में भी होगा, लिखते हैं छार पानी के अकॉर्डिंग क्या है कि रक्तज गुल्म स्त्री व पुरुष दोनों में होगा। क्यों, क्योंकि अगर आर्तव जन्य है, आर्तव संचय जन्य है, तो वो सिर्फ स्त्री में होगा, पुरुष में नहीं। क्यों, क्योंकि रक्त तो दोनों में होता है, स्त्री और पुरुष। ठीक है ना, अगर रक्त क्लोट करके ग्रंथि बना के पिंड बना के अगर गुल्म पैदा कर रहा है तो उसको रक्तज गुल्म बोलेंगे। और ये दोनों में हो सकता है, स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकता है, लेकिन अगर आर्तव जन्य है तो वो सिर्फ स्त्री में होगा, ऐसा छार पानी कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, रक्तज गुल्म का निदान वो संप्राप्ति। तो रक्तज गुल्म का निदान और संप्राप्ति क्या है, प्रतंत्र होने व शिक्षित न होने के कारण सदा पति सेवा और गृह कार्यों में लगे रहने से आए हुए मलमूत्र के वेगों को रोकती हुई अथवा आम गर्भ के शीघ्र स्त्राव होने से अथवा बच्चा होने के तुरंत बाद या ऋतु काल में बात कोपक आहार विहार करती हुई स्त्री की वायु शीघ्र परिकुपित हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये आचार्य चरक तो बताया कि भाई स्त्री में ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो आर्तव्य जन्य के बारे में ही बता रहे थे सिर्फ। तो यहाँ पे है कि कैसे होगा, तो अगर स्त्री जो है वो बेग रोक रही है, ठीक है ना, तो क्यों रोक रही है, बेग कैसे रोक सकती है, ठीक है ना, तो या तो उसको पता नहीं है कि भाई बेग रोकने से कुछ हमारे शरीर में हानि होगी, तो यही बताता है शिक्षित ना होने के कारण। ठीक है ना, या सदा पति सेवा। अब जो कह दिया कि भाई अगला कोई काम ऑर्डर आ गया है भगवान से कि भाई ये चीज़ करना है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो चीज़ नहीं है। ठीक है ना, पति सेवा होगा लेकिन बेग धारण नहीं करना है। ठीक है ना, फिर गृह कार्यों में लगी रहने से, फिर मल मूत्र के वेगों से रोकते हुए, ठीक है ना, या आम गर्भ के या बात पे अबॉर्शन, मतलब अबॉर्शन करवाने से, ज़्यादा अबॉर्शन कराने में, ठीक है ना, बच्चा होने के तुरंत बाद या ऋतु काल में बात प्रकोपक आहार विहार का सेवन से। ठीक है ना, तो यहाँ क्या चीज़ था, एक ये है शिक्षित ना होने से, दूसरा पति सेवा से करने से, गृह कार्य रोकने से। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या हुआ था कि एबॉर्शन से, फिर बच्चा होने के तुरंत बाद बात प्रकोपक आहार विहार करने से। तो इससे क्या हो जाता है कि रक्तज गुल्म का होता है। तो ये 5 आई थिंक 2-4 बार वीडियो देखोगे तो याद हो ही जाना है ये सारे चीज़। और अगर आपको स्लो लग रहा है तो 1.5x 2x पे आप देख सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा फास्ट लगेगा 2x 1.75, ये सब तो
है ही। और भी प्रकोपित होकर वह वायु योनि मुख में जाकर आर्तव को रोक देती है और प्रत्येक मास में रुका हुआ आर्तव उदर को बढ़ा देता है। उसके बाद उसके उदर में सूल, कांस, अतिसार, बमन, अरुचि, अपचन, अंग मर्द, निद्रा अधिक है। आलस, सतमत, मुख प्रतिषेक उत्पन्न हो जाता है। स्तनों में दूध, ओठ का स्तन मंडल में कालापन, नेत्रों में अधिक गलानी, मूर्छा, हल्लास, दोहद, जैसे पैरों में सोथ, कुछ रोमराज का उद्गम, योनि का विस्तार और योनि में दुर्गंध, स्त्राव उत्पन्न हो जाता है। इसका संपूर्ण गुण पिंड की तरह फरकता है। ऐसी दशा देखकर अनुभव शून्य वैद्य स्त्री के गर्भवती नहीं रहने पर भी उसे गर्भिणी कहते। समझेंगे क्या करें। तो अब क्या है कि भाई लिखते हैं कि प्रकोपित होकर वायु जो होता है कि संप्राप्ति इसको कर सकते हो कि ये संप्राप्ति एक तरह से कि प्रकोपित हुआ वायु जो होगा ये योनि मुख में जाएगा और आर्तव को जो है उसको रोक देगा। और प्रत्येक मास में रुका हुआ आर्तव जो होता है वो रक्तज गुल्म को बढ़ाता है या आर्तव उदर को बढ़ा देता है, ठीक है ना। और उसके बाद उसके उदर को बढ़ा देता है। अब उदर को बढ़ाएगा तो क्या क्या चीज़ें होगी, ठीक है ना। तो उदर में सूल लक्षण उसके बाद दे रहे हैं कि उदर में सूल, कांस, अतिसार, बमन, अरुचि, अपचन, अंगमर्द, निद्रा अधिक है, आलस, शैतमत्य, मुख प्रसेक उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। स्तनों में दूध, ओठ, स्तन मंडल में कालापन, ठीक है ना। ये ओठ और स्तन मंडल काला हो जाता है, ठीक है ना। नेत्रों में अधिक गलानी होगी, मूर्छा होगा, हल्लास होगा, दोहद मतलब विशेष इच्छा जैसी गर्भवती को हुआ करती है, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें देखोगे तो ये गर्भिणी के ही लक्षण है, ठीक है ना। उद्गम, योनि का विस्तार और योनि में दुर्गंध, स्त्राव उत्पन्न हो जाता है। इसका संपूर्ण गुल्म पिंड की तरफ फरकता है। ऐसी दशा देखकर अनुभव सिंधु वैद्य स्त्री को गर्भवती नहीं रहने पर भी गर्भवती करते हैं। अब क्या है कि हम लोग देखें कि भाई निदान सेवन तो कर लिया, मान के चलो स्त्री किस प्रकार से वेग धारण ये सब सारे चीज़ें जो पढ़े निदान सेवन स्त्री का। तो अब क्या है ये सब निदान सेवन करने के बाद फिर उसको में क्या हो जाता है कि ये प्रकोपित ये बात जो है ये योनि मुख में जाता है, फिर वो उदर को बढ़ा देता है, ठीक है ना। आर्तव को रोकता है, फिर उदर को बढ़ा देता है। अब उदर को बढ़ाने पे वो क्या क्या होगा कि उदर में सूल, कास, अतिसार, बमन, अरुचि, अपचन, अंगमर्द ये सब सारे लक्षण पैदा करते हैं। मुख प्रसेक उत्पन्न हो जाता है, ओठ और स्तन मंडल में कालापन हो जाना, नेत्रों में अधिक गलानी, मूर्छा, हल्लास। तो याद रखना कि वहाँ पे वर्ण में क्या था, मलमूत्र का था, वो यहाँ पर क्या है सिर्फ यहाँ पे आचार्य स्तन मंडल के बारे में बात करते हैं जो कि कालापन है, ठीक है। अब ये सब पैरों में सोथ ये सब। अब यहाँ पे मेन चीज़ें समझने में आपको दिक्कत आएगी क्या कि भाई गुल्म पिंड हो गया, ठीक है ना। अब गुल्म पिंड हो रहा है तो स्त्री बोल रही है कि भाई मेरा तो जैसे गर्भवती अवस्था में क्या होता है कि पेट में बच्चा लात मारता है तो लगता है अरे 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 कुछ तो है बच्चा, मतलब कि है पेट में, ऐसा ओल्ड जमाने में ऐसा। तो यही है कि अगर वो पिंड बन गया उधर, ठीक है ना, अब पिंड फड़कता है, ठीक है ना। तो अब बता रहा है कि मान के चलो वैद्य के बारे में के पास गया, बता रहा है कि भाई वहाँ पे मेरे को ऐसा फील हो रहा है। तो वैद्य उसको अगर छद्मचर वैद्य है या अनुभव शून्य वैद्य है तो वो क्या कहेंगे कि यार ये स्त्री गर्भवती है, जबकि वो असली में गर्भवती नहीं है, उसको रक्तज गुल्म हुआ पर है, ठीक है ना। ये हुए अभी तक पांचों का निदान, संप्राप्ति, लक्षण, ये सब सारे चीज देखें। अब देखते हैं कि गुल्म का पूर्व रूप क्या है। तो इन 5 प्रकार के गुल्म के उत्पन्न होने पहले ये पूर्व रूप होते हैं, जैसे अन्न खाने की इच्छा का अभाव, भोजन में अरुचि, अपचन, अग्नि में विषमता, खाने के बाद गले में जलन होना, भोजन की पाक अवस्था में बमन और डकार का अनियमित रूप में आना, अपान वायु, मूत्रमल बेगों को उत्पन्न ना होना, इनके आए हुए बेगों को ना निकालना, कम निकालना, वातजन्य शूल, आटोप, आंतों में गड़गड़ाहट, रोमांच, उदावर्त, भूख ना लगना, दुर्बलता, पूर्ण तृप्ति युक्त भोजन का साहस ना होना। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादा चीज़ वातज का लक्षण ही है। जो वातज गुल्म का लक्षण हम लोग पढ़े थे
वही है, वहाँ पे भी हम लोग देखे थे कि क्या था, आटोप था, आंतों में गुरगुराहट था, ठीक है ना, मतलब कि उसको क्या सकते हैं, आंतों में शब्द था, ठीक है ना, रोमांच है, ठीक है ना, बात जन्य शूल था, उदावर्त था, भूख का ना लगना, दुर्बलता, पूर्ण तृप्ति भोजन का सहन ना होना, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं कि स्वहत्तस्य च असहत्वमिति, ठीक है ना, पूर्ण तृप्ति युक्त भोजन का सहन ना होना, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ें हम लोग देखे थे कि बातज गुल्म का, तो पूर्व रूप लिखने के टाइम पे याद रखना कि लक्षण में जो हम लोग ज़्यादातर देखे थे 8-9 लक्षण देख लेते हैं एक बार फिर से। तो इसमें क्या था, ये निदान हो गया, संप्राप्ति है, लक्षण। तो यहाँ पे क्या देख रहे थे कि रोमांच है, ठीक है ना, वेदना उत्पन्न हो रहा है, पीड़ित में सुई अंकोच का था। अब यहाँ पे देख रहे थे अंग मर्द मन्या में प्रदेश में सूल है, अन्न नहीं पचता है, उदावर्त है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग यहाँ पे भी देख रहे थे, संकोच है, सुप्ति है, हर्ष है, रोमांच है यहाँ पे। तो वही ज़्यादातर वही हमारे पूर्व रूप में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप एक तरह से बना सकते हो कि अगर पूर्व रूप इस प्रकार से याद रखना है। तो इन 5 प्रकार के गुल्मों के उत्पन्न होने के पहले ही पूर्व रूप होते हैं। अन्न की इच्छा का अभाव, भोजन में अरुचि, अपचन, अग्नि में विषमता, ठीक है ना, खाने के बाद गले में जलन होना, भोजन की पाक अवस्था में वमन डकार की। अगर आप लोग ऐसे देखोगे तो ज़्यादातर अमाशय को एक कंडीशन होती है कि अब इस घर में है कोई, अब इस घर में हमको पता है कि किसी को रखना नहीं है, ठीक है ना। तो एन कैन प्रकार हम इसका सराउंडिंग्स जो है, ठीक है ना, उसको हम लोग दूषित करना स्टार्ट कर देंगे कि ताकि ये इस घर में जो रहने वाला ये रूममेट है, हम लोग करते भी थे, मान के चलो कि किसी हॉस्टल में ये सब होता ही है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि किसी को इस रूम में नहीं रखना है, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें क्या कर सकते हैं कि बाहर का सराउंडिंग इस प्रकार से कर दो कि ताकि जो अंदर रहने वाला खुद तरफ जाए कि नहीं 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 हमको यहाँ नहीं रहना, हमको बाहर चले जाना। तो वही सेम कंडीशन वही है कि हमको क्या है कि भाई जो महास्रोत अर्थात कहने का अर्थात अमाशय, पकवाशय, ये सब जो स्थान है इसमें हमको अच्छा फील ही नहीं करवाना है, ठीक है ना। तो ये सब कैसे दूषित होंगे, और अगर नहीं देख सकते हो कि ये दूषित कैसे होगा तो इस वजह से होगा, ठीक है। इनको दूषित करना है तो कैसे होगा, तो इन वजह से होगा। तो वही है, अगर अन्न खाने की इच्छा का अभाव होगा, भोजन में अरुचि होगा, अग्नि में विषमता, खाने इस प्रकार से अगर आप सोचते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें बातें याद रहेगी आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया पूर्व रूप गुल्म का। अब क्या है, सभी गुल्म में बात की प्रधानता। हाँ, अब जब हम देखे थे कि जब दोष प्रकोपित हो रहा था, बात में हो रहा था तो बात तो दोष प्रकोपित हो रहा था। पित्त में जब देख रहे थे तो पित्त में क्या था कि पित्त के साथ साथ बात भी हो रहा था। और कफ में देख रहे थे कि कफ के साथ वो पिंड आकार जब बनाता है तो बिना बात के संयोजन से या संसर्ग से नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर सभी गुल्म की बात में प्रधानता इस, और कहते हैं अगर आपको किसी गुल्म का पता ना चले कि ये कौन सा भेद अगर नहीं है हो पा रहा तो आप बातज गुल्म का चिकित्सा करते हो, ऐसा आचार्य आगे कह रहे हैं, ठीक है ना। तो साध्य असाध्य विचार में चिकित्सा सूत्र, ठीक है ना। तो अब क्या है कि एक दोषज है तो वो तो साध्य है, ठीक है ना। और क्या है कि सन्निपातज है, एक दोषज है तो साध्य है, सन्निपातज है तो वो असाध्य है, ठीक है ना। और द्वि दोषज है जो कि आचार्य चरक नहीं बोले थे, भागवत बोले थे, ठीक है ना। तो वो द्वि दोषज अगर है द्वंद्वज है, इसमें क्या होगा कि भाई समान कर्म के चिकित्सा में इसमें हमको ये उपद्रव अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर भारी उपद्रव है, ठीक है ना, और लघु उपद्रव है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि पहले अगर ऐसा द्वंद्वज में था तो पहले हमको इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आचार्य बोलते हैं कि द्वंद्वज
द्वंद्वज गुल्म में साधारण क्रम में चिकित्सा करे और अन्य जो कुछ भी अवरुद्ध चिकित्सा समझे उसे भी उपद्रव की गुरुता और लघुता का विभाग कर भारी उपद्रव की चिकित्सा शीघ्र करे और लघु उपद्रव के बाद में करे। चिकित्सा शीघ्रता पूर्वक करते हुए गुल्म में विशेष भेद का ज्ञान ना हो सके तो आवश्यक कार्य में बात की ही चिकित्सा करें। देखो वही चीज़ है। फिर बात नाशक स्नेह स्वेद में मिला मृदु विरेचन बस्ती अम्ल लवण मधुर का प्रयोग युक्तिपूर्वक करें, क्योंकि वायु की शांति हो जाने पर गुल्मों में दूसरे दोष थोड़े प्रयास से ही रोका जा सकता है। ठीक है ना। अब क्या है आगे, उपायों के द्वारा गुल्म रोगियों में वायु की शांति संपूर्ण विधि के अनुसार करनी चाहिए, क्योंकि बात को जीत लेने पर दूसरे बढ़े हुए दोष को अल्प कर्म भी दूर कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारा गुल्म निदान का समाप्ति होता है। ठीक है ना। अब गुल्म निदान तो हम लोग देख लिए कि भाई हो गया। अब इसके बाद आगे है फोर्थ प्रमेय निदान, तो उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें हमारा ही चैनल, और थैंक यू सो मच। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे करने, क्योंकि आपका सोचने के तरीका और हमारे सोचने के तरीका में तो आप क्या उस प्रकार से नहीं समझे, हम बताना चाहें लेकिन आप उस प्रकार से नहीं ले पाए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अच्छी वीडियो लग रही है तो कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमको अच्छी लगी, ये पॉइंट हम आज तक नहीं समझे थे, ये पॉइंट हम समझ गए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।